अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारे पास डायनामिक्स 2 के क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट आंसर्स, एक्सरसाइज, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि हमारे पास एग्जाम में एक्सरसाइज के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में से आंसर और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लाजमी आते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, वाई लॉन्ग स्पैनर इज यूज टू ओपन अ टाइट नट्स ऑफ व्हीकल टायर। गाड़ियों के टायर को ओपन या टाइट करने के लिए टायर के अंदर जो नट्स लगे हुए होते हैं, लॉन्ग स्पैनर को क्यों यूज किया जाता है। उसी की जगह अगर आपके पास एक छोटा सा नट हो तो उसके लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज सूटेबल क्यों नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग इज हमें पता है कि टॉर्क क्या होता है हमारे पास, फोर्स मल्टीप्लाई बाय लेंथ। और ये लेंथ हमारे पास कौन सा डिस्टेंस होता है, यह हमारे पास डिस्टेंस होता है फिक्स्ड पॉइंट और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, फिक्स पॉइंट और उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जितना ये डिस्टेंस हमारे पास ज्यादा होगा उतना टॉर्क ज्यादा प्रोड्यूस होगा और हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी किसी भी चीज में टॉर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो जब हमारे पास स्पैनर लॉन्ग होगा, ठीक है, मतलब ये लेंथ ज्यादा है, तो टॉर्क हमारे पास क्या होगा, ज्यादा प्रोड्यूस होगा और हमारे लिए इजी होगा नट को टाइट या लूज करना, हमें बहुत कम फोर्स लगानी पड़ेगी। ठीक है, स्मॉल नट्स के लिए एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज और अनसूटेबल, हमारे पास एक्स्ट्रा लॉन्ग रेंज अनसूटेबल होते हैं क्योंकि वो उसके लिए जो जरूरी नेसेसरी टॉर्क है वो अप्लाई नहीं कर पाते, क्योंकि जितना हमारे पास रेंज बड़ा होगा उसका आगे से फेस भी है जहां पे आप नट को फिक्स करते हैं वो जगह भी बड़ी होती है। ठीक है, पहली बात वहां पे वो फिक्स ही नहीं आएगा नट उसके इनसाइड। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इतना सा नट है और आपने जो रेंच लिया है उसकी ओपनिंग इतनी बड़ी है, तो इस ओपनिंग में हमारे पास ये छोटा सा नट फिक्स नहीं आएगा तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा नेसेसरी। और दूसरी बात, अगर आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स लगाएंगे तो हमारे पास ये नट डैमेज भी हो सकता है। सो दैट्स वाई स्मॉल नट्स के लिए हमारे पास ये सूटेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डोर नॉब्स आर, डोर के जो हैंडल्स हैं वो डोर के एक किनारे पे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये डोर है तो ये इसका फिक्स्ड पॉइंट है, अगर तो हैंडल आपका यहाँ पे लगा हुआ है बिल्कुल दूसरे किनारे पे, दूसरे एज पे, तो आप इसको यहाँ मिडल में लगाएं तो क्या होगा और वो वहां क्यों है। ठीक है, आपको पता है टॉर्क क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस या बाई लेंथ। अब आप देखो फिक्स्ड पॉइंट और यहाँ पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये जो क्या है इसकी लेंथ है, मैक्सिमम लेंथ है। जब आप डोर का हैंडल एज पे लगाते हो तो जो हिंजेस से डिस्टेंस है या जो फिक्स्ड पॉइंट है, हिंजेस हमारे पास फिक्स्ड पॉइंट है डोर की, ठीक है, वहां जो जिससे जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, मैक्सिमम है। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा होता है टॉर्क उतना ज्यादा प्रोड्यूस होता है और सेम अमाउंट ऑफ फोर्स में आप इजीली क्या करते हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करवा सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं लेस अमाउंट ऑफ फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगी डोर को ओपन या क्लोज करने में। लेकिन इसी को अगर आप मिडल में ले जाएं तो ये डिस्टेंस कम हो जाएगा, टॉर्क भी हमारे पास लेस प्रोड्यूस होगा, तो आपको ज्यादा फोर्स रिक्वायर होगी डोर को ओपन या क्लोज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप फीडर या बॉलिंग बॉल को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो कौन टर्मिनल वेलोसिटी को पहले अटेन करेगा और ग्राउंड को पहले कौन फर्स्ट हिट करेगा। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है कि जब भी आप किसी रेजिस्टिव मीडियम में मूव करते हैं, रेजिस्टिव मीडियम का मतलब है जहां पे रेजिस्टेंस हो, चाहे आप एयर में मूव करें या फ्लूइड में मूव करें या सॉलिड में। ठीक है, जब भी आप किसी रेजिस्टिव मीडियम में मूव करें, मूव करते करते हमारे पास एक ऐसी वेलोसिटी आ जाए, एक ऐसा पॉइंट आ जाए जहां पे आपकी वेलोसिटी चेंज होना बंद हो जाए, स्टॉप हो जाए, उसे कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। अब ये पूछ रहा है कि फीडर या बॉलिंग बॉल में से कौन टर्मिनल वेलोसिटी पे पहले पहुंचेगा। फीडर रीचेस टर्मिनल वेलोसिटी फर्स्ट, टर्मिनल वेलोसिटी पे फीडर जल्दी पहुंचेगा क्योंकि इसकी एयर रेजिस्टेंस ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि इसका मास बहुत कम होता है तो एयर रेजिस्टेंस से ये जल्दी क्या होता है, इफेक्ट होता है और ये हमारे पास टर्मिनल वेलोसिटी पे पहले पहुंचेगा। लेकिन बॉलिंग बॉल क्योंकि वो ज्यादा मैसिव है, एयर रेजिस्टेंस को वो इतना बॉदर नहीं करेगा, एयर रेजिस्टेंस को ओवरकम करके वो नीचे मूव कर सकता है, इसलिए वो जल्दी नीचे गिरेगा और ग्राउंड को पहले हिट करेगा। ठीक है, तो फीडर टर्मिनल वेलोसिटी को पहले अटेन करेगा और बॉल हमारे पास ग्राउंड पे को पहले हिट करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू आइस स्केट्स एफर्टलेसली स्लाइड ऑन आइस। आइस स्केट्स हमारे पास एफर्टलेसली स्लाइड करते हैं आइस के ऊपर, बर्फ के ऊपर, लेकिन हमारे जूते का सोल या हमारा जो जूता है वो स्किडिंग करता है, क्यों। आइस स्केट्स रिड्यूस कांटेक्ट एरिया, आइस स्केट्स में हमारे पास ये होता है कि आइस और उसके दरमियान का जो कांटेक्ट एरिया वो क्या होता है, कम होता है, और उसकी वजह से हमारे पास एक थिन लेयर ऑफ वाटर बनती है ड्यू टू प्रेशर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, और हमारे पास वहां पे फ्रिक्शन क्या होती है, कम होती है। हमारा जो शूज है उसका जो नीचे सोल होता है उस सोल में हमारे पास हम्प्स होते हैं।
ठीक है, ताकि हमारे पास फ्रिक्शन ज्यादा हो और आप नॉर्मली इजीली चल फिर सकें। ठीक है, तो उस फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, स्किडिंग होगी इंस्टेड ऑफ स्लाइडिंग। ठीक है, एक्सप्लेन व्हाई इट्स इजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स देन इन्फ्लेटेड वंस। आपकी बुक में ये क्वेश्चन रॉन्ग लिखा हुआ है। आपकी बुक में ये गिवन है कि व्हाई इट इज इजियर टू पुश अ कार ऑन, ये सेम क्वेश्चन, व्हाई इट्स इजियर टू पुश अ कार ऑन फ्लैट टायर्स। फ्लैट टायर्स के ऊपर आपके पास क्या है, कार को पुश करना आसान क्यों है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे ये होना चाहिए व्हाई इट इज इजियर टू पुश अ कार ऑन इन्फ्लेटेड टायर्स। इन्फ्लेटेड टायर्स हमारे पास वो होते हैं जिनमें हवा फिल हुई हुई है, फ्लेट टायर्स वो होते हैं जिनमें हवा फिल नहीं हुई हुई। देखें, जब आपके पास फ्लेट टायर्स होंगे, कांटेक्ट एरिया अर्थ के साथ टायर का और अर्थ का कांटेक्ट एरिया क्या होगा, ज्यादा होगा। फॉर एग्जांपल, टायर जब बिल्कुल फ्लैट हुआ है तो वो इस तरह का है, कांटेक्ट एरिया क्या है, ज्यादा है, तो फ्रिक्शन भी क्या है, ज्यादा हो जाएगी। जितना ज्यादा कांटेक्ट एरिया उतनी फ्रिक्शन ज्यादा, तो आपके पास मुश्किल है इसको पुश करना। लेकिन इसी के बरक्स अगर आपके पास यहाँ पे क्या है, इन्फ्लेटेड टायर है, ऐसे हमारे पास राउंड में है, तो अब आप देखिए कांटेक्ट एरिया क्या हो गया, यहाँ पे कम हो गया है, तो हमारे पास फ्रिक्शन, एक तो हमारे पास फ्रिक्शन कम होगी क्योंकि अब आप यहाँ पे हमारे पास कौन सी फ्रिक्शन आ गई है, रोलिंग फ्रिक्शन आ गई है, और यहाँ पे हमारे पास कौन सी थी, स्लाइडिंग फ्रिक्शन थी। तो रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि हमारे पास बहुत कम होती है, तो इसलिए इन्फ्लेटेड टायर्स को पुश करना हमारे पास क्या रहेगा, आसान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन स्टैंडिंग ऑन अ क्राउडेड स्कूल बस भरी हुई है, आप उसमें खड़े हैं, आपके पास दो सिचुएशंस है या दो आपके पास पोज हैं जिसमें आप खड़े हो सकते हैं। एक दफा आपने अपनी लेग्स को जोड़ के खड़े हैं और एक दफा आपने अपनी लेग्स के दरमियान स्पेस रखी हुई है, स्प्रेड अपार्ट हुई हुई है। तो जब आपकी लेग्स खुली हुई है, उनके दरमियान में एरिया ज्यादा है, ठीक है, तो हमारे पास वो क्या करती हैं, जब आपके पास लेग्स स्प्रेड हुई हुई है तो एरिया ज्यादा कवर्ड होगा, मोर एरिया। एरिया जब हमारे पास ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी, बेस आपकी ज्यादा है, और जब बेस ज्यादा होती है तो आपको पता है कि स्टेबिलिटी क्या होती है, हमारे पास ऑलरेडी ज्यादा होती है। एरो आपका मतलब है ज्यादा। ठीक है, तो जब आपने लेग्स को स्प्रेड अपार्ट किया हुआ है, बेस बढ़ जाएगी, वाइडर बेस का मतलब है बेटर स्टेबिलिटी एंड बैलेंस। सो किस केस में आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, लेग्स स्प्रेड अपार्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मूविंग बाईसाइकिल इज इजियर टू बैलेंस। मूविंग बाईसाइकिल को बैलेंस करना क्यों आसान है, इसको आप रिलेट करें प्रिंसिपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन से। अब हमारे पास जो मूविंग बाईसाइकिल है उसका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, और एंगुलर मोमेंटम आपको क्या देता है, स्टेबिलिटी देता है। या यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो कि आप देखो कि जब आपके पास बाईसाइकिल मूव कर रही है, ठीक है, तो बाईसाइकिल हमारे पास मूव करती है स्पेसिफिक डायरेक्शन में, तो इसका हमारे पास टॉर्क भी है। तो टॉर्क क्या करता है, अदर मोशंस को रेजिस्ट करता है, वो अपनी स्टेट, दूसरी स्टेट को रेजिस्ट करता है। अब हमारे पास जब बाईसाइकिल के टायर्स हमारे पास राउंड में मूव कर रहे थे, तो वो क्या करेगा, सॉरी इनर्शिया, टॉर्क नहीं इनर्शिया, तो हमारे पास इनर्शिया क्या करता है, दूसरी स्टेट को रेजिस्ट करता है। अब जब टायर हमारे पास रोटेशनल मोशन कर रहा है, इसको मैं रोटेशनल मोशन के प्रिंसिपल के साथ रिलेट करी हूं, जब टायर रोटेटरी मोशन कर रहा है तो इनर्शिया, क्योंकि क्या कहता है, इनर्शिया ये होता है कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में उसी को मेंटेन करना चाहेगा, तो क्योंकि ये टायर्स ऑलरेडी रोटेटरी मोशन में है, तो सडन चेंज को ये क्या करेगा, रेजिस्ट करेगा और उसको रखेगा रोटेशनल मोशन में ही। इसलिए आपके पास मूविंग बाईसाइकिल को बैलेंस करना आसान होता है, ताकि आपके पास ऑब्जेक्ट की स्टेट में चेंज ना आए, और दूसरी बात, इनका एंगुलर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स टिप अनस्टेबल। ठीक है, हमारे पास एक पेंसिल है, ये इस तरह से आपने उसको उसकी टिप के ऊपर क्या किया हुआ है, बैलेंस किया हुआ है, तो आप बताएं कि इसकी स्टेबिलिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। स्टेबिलिटी हमारे पास कब ज्यादा होती है, दो कंडीशंस है, एक आपके पास बेस क्या हो, वाइडर हो, बड़ी बेस होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपके पास जो सेंटर ऑफ मेस है वो क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए। अब इस केस में आप देखो, बेस इसकी सिर्फ टिप जितनी है, बेस बहुत कम है, और सेंटर ऑफ मास इसका क्या है, हायर है। ठीक है, तो आप क्या करें, क्योंकि जस्ट बिकॉज उसका हाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास है और बेस एरिया बहुत छोटा है,
इसकी वजह से वो अनस्टेबल है। अगर हम क्या करें, इस पेंसिल को गिरा दें, इस पेंसिल को जब आप हॉरिजॉन्टली ऐसे गिराएंगे या हॉरिजॉन्टली स्टेबल करेंगे, अब आप देखो इसका सेंटर ऑफ मास या ग्रेविटी लोअर हो गया। पहले इतनी लंबी लाइन थी, अब ये छोटी हो गई है और बेस भी हमारे पास क्या हो गई है, वाइड हो गई है। तो जितनी बेस ज्यादा होगी, सेंटर ऑफ मास लोअर होगा, ऑब्जेक्ट स्टेबल होगा। लेकिन जब आपने पेंसिल को टिप पे बैलेंस किया हुआ है, हमारे पास दोनों चीजें रिवर्स हैं। बेस वाइडर होने की बजाय कम है, सेंटर ऑफ मास लोअर होने की बजाय ज्यादा है, इसलिए हमारे पास ये पेंसिल क्या है, अनस्टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल ड्राइविंग व्हाट हैपेंस इफ द ड्राइवर टेक्स द कर्व टू फास्ट। अगर ड्राइवर ड्राइविंग करते हुए एकदम से बहुत ही सडनली कर्व ले लेता है तो क्या होगा, हाउ डज सेंट्रीपिटल फोर्स प्ले अ रोल इन कीपिंग द कार फ्रॉम स्किडिंग ऑफ द रोड। अब आप देखो, आपके पास ये रोड आ रही है और ये अचानक कर्व है, ठीक है। तो कार जो है यूजुअली स्ट्रेट पाथ को फॉलो करती है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल, स्किडिंग ऑफ का मतलब है कि कार कर्व में मूव ही ना करे, स्किड ऑफ होके आगे से नीचे फॉर एग्जांपल खाइए जो चीज भी है वहां पे गिर जाए, ठीक है। कार स्किड कब हो सकती है, अगर आपके पास सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं है, क्योंकि कर्व में मूव कराने के लिए हमें यहाँ पे कौन सी फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, जो इस कार को पुल करेगी, खींचेगी अपने स्ट्रेट पाथ से और उसको पुट करेगी, डालेगी इस कर्व्ड पाथ में, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या चीज हमारे पास नेसेसरी है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सो हम लिखेंगे कार में स्किड आउटवर्ड, कार आउटवर्ड स्किड कर जाएगी अगर आपके पास सेंट्रीपिटल फोर्स इनसफिशिएंट है, कम है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ पे कौन सी फोर्स हमारे पास रिस्पॉन्सिबल है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए, वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि हमारे पास टायर्स और रोड के दरमियान फ्रिक्शन भी है और ये आपको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगी। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास इस कार को स्ट्रेट पाथ से निकाल के कर्व पाथ में पुट कर देगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर अ सिचुएशन वेयर यू स्विंग अ बॉल कनेक्टेड टू अ स्ट्रिंग इन अ सर्कल। आप एक सिचुएशन कंसीडर करें कि आपने एक स्ट्रिंग के साथ बॉल को क्या किया हुआ है, कनेक्ट किया हुआ है। अब आप इसको सर्कुलर पाथ में इस तरह से मूव करा रहे हो। हाउ डज द टेंशन इन अ स्ट्रिंग वेरी एज द बॉल मूव्स अक्रॉस डिफरेंट पॉइंट्स। जब हमारे पास ये बॉल डिफरेंट पॉइंट्स पे मूव करेगी तो इसकी टेंशन फोर्स किस तरह से हमारे पास वेरी करेगी, चेंज होगी, और कौन सी फोर्सेस हमारे पास क्या होगी यहाँ पे इन्वॉल्व होंगी। पहली चीज, टेंशन हमारे पास मैक्सिमम होगी एट द बॉटम ऑफ द पाथ, यहाँ नीचे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वेट ज्यादा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा है, ठीक है। और दूसरी चीज हमारे पास जो हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है कि बॉटम से वापस ऊपर लेके जाने के लिए, अब आप देखिए ऊपर से नीचे लाने के लिए आपको इतनी फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती, लेकिन नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए अगेंस्ट द ग्रेविटी जब आप मूव करते हैं तो आपको फोर्स ज्यादा रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जब ये नीचे आ रहा है तो इसी पाथ को फॉलो करते हुए कहीं नीचे गिर ना जाए, हमें ज्यादा टेंशन और ज्यादा सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए इसको सेंटर की तरफ मूव कराने के लिए या सर्कुलर पाथ में मूव कराने के लिए, ठीक है। तो टेंशन हमारे पास बॉटम पे सबसे ज्यादा होगी क्योंकि वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी ज्यादा लग रही है और उसको ओवरकम करने के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स भी ज्यादा रिक्वायर्ड है। और टॉप पे हमारे पास क्या होती है, ये मिनिमम होती है। कौन कौन सी फोर्सेस यहाँ पे इन्वॉल्व है, ग्रेविटेशनल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इन जियोस्टेशनरी ऑर्बिट टू मेंटेन अ स्पेसिफिक स्पीड। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए एक स्पेसिफिक स्पीड को मेंटेन करना क्यों लाजमी। अब आप देखें स्पीड हमारे पास क्या होती है, 2 पाई आर डिवाइडेड बाई टी, ये फार्मूला होता है। स्पीड हमें क्या बताती है, ऑर्बिटल पीरियड, ऑर्बिट का पीरियड, स्पीड और ऑर्बिट की जो टाइम पीरियड है टू कंप्लीट वन ऑर्बिट, ये हमारे पास आपस में रिलेटेड है। जियोस्टेशनरी ऑर्बिट्स के लिए ऑर्बिटल पीरियड मस्ट इक्वल अर्थ रोटेशन, ठीक है। अगर हमने कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट डालना है तो उसका जो टाइम पीरियड है वो अर्थ की रोटेशन के टाइम पीरियड के बराबर होना चाहिए, यानी 24 आवर्स। अर्थ एक स्पिन कितने टाइम में करती है, 24 आवर्स में, ठीक है। तो जियोस्टेशनरी सैटेलाइट इसके साथ ऑर्बिट करेगा तभी उसके लिए मैनेजेबल है। अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी तो सैटेलाइट क्या करेगा, अपनी पोजीशन से ड्रिफ्ट आउट हो जाएगा, उसकी पोजीशन वहां से डिस्कार्ड हो जाएगी। इसलिए हमारे पास जियोस्टेशनरी ऑर्बिट के लिए नेसेसरी है कि वो स्पेसिफिक स्पीड को क्या करे, मेंटेन करे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट द टॉर्क एक्टिंग ऑन अ स्पैनर। हमारे पास एक स्पैनर है जिसकी लेंथ है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करें, कैसे करेंगे, 20 डिवाइडेड बाय 100 विच विल गिव यू 0.2 मीटर। अब उसमें जो ये जो फर्स्ट स्पैनर है
नट को लूज करने के लिए कितनी फोर्स लगाई, 50 न्यूटन। तो आप बताएं कि कितना टॉर्क प्रोड्यूस होगा, कैलकुलेट द टॉर्क वो कह रहा है। तो टॉ वन हमारे पास क्या हो जाएगी, सिंपली फोर्स वन मल्टीप्लाई बाय L1, तो वो आ गया हमारे पास 10 न्यूटन मीटर। अगर सेम नट को हम एक और स्पैनर ले रहे हैं, कोई भी सेकंड स्पैनर, उससे आपने लूज करना है। अब आप देखो नट सेम है, जब नट सेम है तो टॉर्क भी सेम अप्लाई करना पड़ेगा ना उसको लूज करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब है सेकंड स्पैनर के केस में भी टॉर्क हमने कितना प्रोड्यूस करना है, 10 न्यूटन मीटर। लेकिन सेकंड जो स्पैनर है उससे फोर्स वो कितनी लगा रहा है, 100 न्यूटन की। फोर्स टू क्या है, 100 न्यूटन। तो आप बताएं कि उस सेकंड स्पैनर की लेंथ क्या होगी। तो सिंपली हम फॉर्मूला यूज करेंगे T2 इज इक्वल टू F2 मल्टीप्लाई बाय L2। टॉर्क क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड लेंथ। टॉर्क टू हमारे पास वही सेम है जो हमने फर्स्ट केस में फर्स्ट स्पैनर के लिए कैलकुलेट किया, दैट इज 10। फोर्स हमारे पास 100 और L2 हमने फाइंड करना है। 100 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड आके डिवाइड हो जाएगा एंड वी गॉट 0.1 मीटर। आपकी बुक में 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो 10 सेंटीमीटर को जब आप मीटर में चेंज करते हो तो आपके पास आंसर अगेन 0.1 मीटर आएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है हमारे पास। अ लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार, हमारे पास एक लॉन्ग यूनिफॉर्म स्टील बार है। इस पूरी स्टील बार की लेंथ हमारे पास कितनी है, 1.0 मीटर है, ठीक है। मिडल में इसका यहाँ पे पिवट पॉइंट है। अब इसकी एक साइड पे हमारे पास मेस 1 है, ठीक है। जिस साइड पे मेस 1 है उसकी लेंथ है हमारे पास 0.2 मीटर और दूसरी साइड पे हमारे पास लेंथ है 0.3 मीटर और यहाँ पे मैस M2 अटैच्ड है। M2 हमने फाइंड करना है और M1 हमारे पास गिवन है 0.6 kg। अब यहाँ पे यू नीड टू कंसीडर इट लाइक अ वेट, ठीक है, कि हमारे पास टॉर्क क्या होता है, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स के थ्रू इसको यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स क्या कहेगा कि टॉर्क 2 विल बी इक्वल टू टॉर्क 1 या टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज विल बी इक्वल टू टॉर्क क्लॉकवाइज। टॉर्क 2 हमारे पास क्या हो जाएगा, M2 मल्टीप्लाई बाय L2, दिस विल बी M1 मल्टीप्लाई बाय L1, ठीक है। इसी तरह से आप दोनों साइड से लिख सकते हैं। अब M2 हमने कैलकुलेट करना है, लेंथ 2 हमारे पास 0.3 है। M1 क्या है हमारे पास 0.6 मल्टीप्लाई बाय L1 हमारे पास क्या है, 0.6 वाली तरफ 0.2 है, ठीक है। अब देखें M2 क्या हो जाएगा, 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 0.12 और ये 0.3 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ के डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4 kg। अब आप देखिए यहाँ पे ये पॉइंट आपने अंडरस्टैंड करना है कि मैंने M1 वाली साइड को लेंथ 0.2 क्यों लिखी। उसने कहा है 2 मैसेज हैं M1 एंड M2 और उनकी लेंथ है 0.2 एंड 0.3 रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द पिवट। रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है पहले के लिए पहली, मतलब M1 के लिए लेंथ कितनी है 0.2 मीटर। तो जिस साइड भी आप लेंथ 0.2 मीटर लेंगे या जिस साइड भी आपने मैस M1 रखना है वहां पे लेंथ आपकी क्या जाएगी 0.2 मीटर और दूसरे के लिए दूसरा, तो जिस साइड भी आपने लेंथ 0.3 रखी है उस साइड आपने M2 लिखना है। तो वो कह रहा है कि अगर मैस M1 0.6 kg है तो आप M2 फाइंड करें। सो हम ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स वाला फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। ओके, अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम है 2 मेसेज 250 एंड 100 ग्राम्स। यहाँ पे हमारे पास 2 मेसेज है, मेस 1 है 250 ग्राम, मैस 2 है 100 ग्राम्स। मैस 1 65 सेंटीमीटर पे है, मतलब 60 और 70 के दरमियान, और मैस 2 हमारे पास 80 सेंटीमीटर पे रिस्पेक्टिवली का यही मतलब है, पहले के लिए पहली पोजीशन दूसरे के लिए दूसरी पोजीशन। तो ये जो दूसरा वाला है ये 80 सेंटीमीटर पे है, ठीक। अब जो पिवट पॉइंट है हमारे पास वो क्या है, रिस्पेक्टिवली ऑन अ यूनिफॉर्म रॉड पिवटेड एट, यानी मिडल पॉइंट उसका कहां पे है 50 पे है। जो हमारे पास थर्ड मेस है, वेयर शुड बी थर्ड मेस ऑफ 400 ग्राम्स। 400 ग्राम्स वाला जो थर्ड मेस है वो राइट साइड पे है। तो आप बताइए इसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है। तो अब हमें प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट से ये मतलब है कि जितना टॉर्क हमारे पास यहाँ लेफ्ट साइड पे होगा, टॉर्क लेफ्ट और यहाँ पे टॉर्क राइट, ये क्या होंगे इक्वल। अब मैस 1 कितना था 250 ग्राम्स, उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिस्टेंस कितना होगा। अब आप देखें 50 से 65 तक कितना बना 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो मैस 1 के लिए हमारे पास डिस्टेंस 1 आ गया 15 सेंटीमीटर। मैस 2 ये है हमारे पास 100 ग्राम्स, ठीक है। तो मेस 2 के लिए हमारे पास डिस्टेंस कितना होगा 50 से लेके 80 तक, 50 से 80 तक कितना बनेगा 30 सेंटीमीटर। तो M2 जब 100 ग्राम्स है तो डिस्टेंस टू 30 ग्राम्स है। मेस 3 हमारे पास गिवन है 400 ग्राम और इसका डिस्टेंस हमें D3 नहीं पता। अब आप देखो जो लेफ्ट साइड वाला टॉर्क है इस साइड तो एक ही मैस है, लेकिन राइट साइड पे हमारे पास 2 है,
तो वो दोनों का मिला के टॉर्क होगा। टॉर्क लेफ्ट इक्वल टू टॉर्क राइट, लेफ्ट साइड पे तो मास 3 और डिस्टेंस 3 आएंगे, प्लस टॉर्क राइट पे हमारे पास 2 आएंगे। पहले m1d1 टॉर्क क्या होता है हमारे पास, अगेन आपने फार्मूला याद रखना है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। यहाँ पे हम वेट ले रहे हैं, वेट मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, हालांकि हमने मेस लिखा हुआ है, आपने इसको वेट ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो m1d1 प्लस m2d2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 मेसेस और 2 डिस्टेंसेस हैं। अब सिंपली वैल्यूज इंसर्ट करनी है। मास 3 हमारे पास क्या है 400 ग्राम्स, डिस्टेंस 3 हमने फाइंड करना है। मास 1 250, डिस्टेंस 1 15, मास 200, डिस्टेंस 2 30। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3750, इन दोनों को किया 3000, दोनों को एड अप किया 6750। यहाँ पे 400 मल्टीप्लाई हो रहा था, जब आप इसको इस साइड शिफ्ट करोगे यहाँ के डिवाइड, तो हमारे पास डिस्टेंस क्या आ गया 16.875। लेकिन हमारे पास टोटल यहाँ पे मार्किंग्स कितनी थी 50 से पीछे, यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो हम 50 में से इस वैल्यू को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डिस्टेंस 3 इज इक्वल्स टू 33.1 सेंटीमीटर। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कार वेइंग 1200 kg, एक कार है जिसका मास है हमारे पास 1200 kg, राउंड एंटर्स अ राउंड अबाउट विद अ डायमीटर ऑफ 60 मीटर। वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, डायमीटर 60 मीटर है, ठीक है, और कितनी स्पीड के साथ मूव कर रही है 25 किलोमीटर पर आवर। आप सेंट्रीपिटल फोर्स निकालें। मैथ सिंपली हमारे पास क्या है, यहाँ पे 1200 kg है, ठीक है, डायामीटर उसने 60 मीटर दिया हमें, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स में रेडियस चाहिए होता है, तो हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो रेडियस आ जाएगा। वेलोसिटी या स्पीड हमारे पास यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में, हमने मीटर पर सेकंड में चेंज करनी है। 25 किलोमीटर, किलो की जगह मैंने सिंपली लिखा 1000 और आवर की जगह 3600 सेकेंड्स। 25 को मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे तो 25000, डिवाइडेड बाय 3600 करें तो ये 6.94 आ जाएगा। सिंपली फॉर्मूला हमारे पास होता है mv स्क्वायर बाय r, मास की जगह मैंने डाला 1200, v स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30। जब स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे तो 48.16, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर डिवाइड करके हमारे पास यहाँ पे सिंपली सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई। लास्ट क्वेश्चन इज, a geostationary satellite revolves around earth in an orbit of radius 42,000 किलोमीटर। अब एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट है, वो अर्थ के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है, कितने रेडियस के साथ, इतने रेडियस में। आप उसकी ऑर्बिटल स्पीड फाइंड करें। ऑर्बिटल स्पीड का फार्मूला होता है 2πr डिवाइडेड बाय t। अब टाइम क्या होगा, अभी मैंने पिछले लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जरूरी है कि वो अर्थ की रोटेशन के टाइम को फॉलो करे, और अर्थ हमारे पास रोटेट कितने टाइम में करती है 24 आवर्स या 1 डे। तो हम टाइम क्या लेंगे यहाँ पे 1 डे। 1 डे में 24 आवर्स मल्टीप्लाई बाय 60 मिनट्स मल्टीप्लाई बाय 60 सेकेंड्स, तो टोटल सेकेंड्स हमारे पास आ गए 86,400। इस फॉर्मूला में पुट करें 2 एज इट इज, पाई की जगह 3.14, रेडियस यहाँ पे 42,000 हमें गिवन है, हमने किलोमीटर में ही रखा है। इन तीनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर, टाइम के साथ जब आप डिवाइड करेंगे तो 3.05 किलोमीटर पर सेकंड में हमारे पास क्या आ गई, ऑर्बिटल स्पीड ऑफ ए सैटेलाइट। आई होप कि ये शॉर्ट आंसर्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम या क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।